नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सरकार बने हुए 12-13 दिन हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे देश में कुछ अजीब सा हो गया है। इधर प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे, उधर कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकी हमले हो गया। एक के बाद एक फिर 3 दिन तक हमले होते रहे। रेल हादसा हो गया और एक के बाद एक परीक्षाएं कैंसिल होती चली गई। लाखों स्टूडेंट्स परेशान हैं। जो सरकार कहती थी हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे देश भर में, उस पर एक एग्जाम तक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ। 600 किलोमीटर से लोग जर्नी करके, यात्रा करके किसी तरह सेंटर पे पहुंचते हैं और पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। अगर आपको एग्जाम कैंसिल करना है 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले भी सूचना दे सकते थे। आगरा से एक स्टूडेंट का फोन आया, बेचारा आगरा पहुंच गया तो पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई। आप इस तरह की बातें, इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक के बाद एक फेलियर भी चीजें, एक के बाद एक नाकामी। पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर कहते हैं कुछ जगह थोड़ी बहुत शिकायतें आई हैं और फिर पता चला कि सीबीआई को दे दिया। घोटालों की एक लंबी पड़ताल लग गई। कश्मीर शांत नहीं हुआ था कि छत्तीसगढ़ से खबर आई कि वहां पे आतंकियों ने ब्लास्ट किया, 2 सीआरपीएफ जवानों की डेथ हो गई। बिहार में सीबीआई की टीम गई थी जांच करने के लिए, पेपर लीक पर उस पर हमला हो गया। 12 दिनों में पूरा देश उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं पता नहीं किस घड़ी में प्रधानमंत्री ने शपथ ली। क्या कोई वाकई में अशुभ काल था कि एक के बाद एक घटना हो रही है? हमारे जोशी तो कह ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो काल किया है, जो शपथ ली है, वो बड़े अशुभ काल में ली है। उनका लॉजिक ये है कि जो राजा होता है उसका सूर्य की तरह तेज होता है, तो शपथ सूर्यास्त से पहले होनी चाहिए थी, सुबह होनी चाहिए थी। लेकिन कौन बताता कि शपथ ग्रहण में अगर दिन में हो जाती, सुबह हो जाती, तो शाहरुख खान के ऊपर इतनी लाइटें नहीं जा पाती, अक्षय कुमार के ऊपर इतनी लाइटें नहीं जा पाती, तो शपथ शाम को ली गई। लेकिन देश में ये सब हो क्या रहा है? क्या सरकार फेल हो रही है? क्या बनने से पहले, सांस लेने से पहले मोदी सरकार पार्ट 3 फेल हो गया है? बहुत सारे मामले हैं, चुनाव सिर पर है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और दोनों राज्यों में बीजेपी की बैंड बजती नजर आ रही है। देश के इन तमाम ज्वलंत मुद्दों पर लेकर चलते हैं सीधे नागपुर। मेरे साथ राजीव रंजन सिंह जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे इन तमाम बातों को। बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, है तो बिजनेस के पत्रकार, लेकिन पॉलिटिकल समझ भी बहुत रखते हैं। और विस्तार में आज उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर देश में ये हो सब क्या रहा है। चलते हैं सीधे नागपुर। राजीव भाई, स्वागत है आपका। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पार्ट 3 सरकार जो है ना, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही गजब सरकार हो गई है। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कल मैं इंदौर में था, वहां भी पत्रकार यही चर्चा कर रहे थे कि ये सरकार बनी कैसे, कि समझ में नहीं आ रहा सरकार को हो क्या गया। एक एक को मनाऊं दूसरा रूठ हो जाता है, ऐसी तरह करके एक घटना रोकूं तब तक दूसरी घटना हो जाती है। क्यों फेलियर हो गई है? ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, सरकार फेल है, हो क्या रहा है देश में? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। देखिए, वॉरेन बफेट जो इन्वेस्टमेंट के गुरु कहे जाते हैं पूरे विश्व में, वैल्यू इन्वेस्टिंग के, उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया है जिसकी वो अक्सर आप बात करते हैं। उसको कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी आपका जहां पे जिस फील्ड में कॉम्पिटेंस है, आपको उसी फील्ड में ध्यान देना चाहिए और अपने फोकस को पूरी तरीके से अपने जिन एरियाज में आप कॉम्पिटेंट हो वहीं पे आपको अपना पूरा क्षमता लगा देना चाहिए। इस सरकार का जो कॉम्पिटेंस अभी तक था वो था कंट्रोल, नियंत्रण द्वारा हर तरीके की सूचनाओं को कंट्रोल करके रखना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इनकी पकड़ जो है वो सूचना के तंत्र पे ढीली हो रही है और इसीलिए आपको इतनी सारी घटनाएं एक तरफ से नजर आ रही हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रही। ये पहले भी होता था, परंतु पहले इनका जो था सर्कल, यानी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो था वो था सूचना पे पूरी तरीके से कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। इस बार वो ये कर पाने में विफल हुए हैं अभी तक। इसलिए हमको कहीं नजर आ रहा है कि असम, ये अपना मणिपुर जल रहा है, कहीं कश्मीर जल रहा है, कहीं छत्तीसगढ़ जल रहा है, कहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार 4 एग्जाम्स जो हैं नेशनल लेवल के, उनको कैंसिल किया गया है। वहीं हम एक तरफ देख रहे हैं कि बहुत बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जो इस तरीके की जो चीजें पहले छन छन के बाहर नहीं आती थी, अब ये बाहर आ रही है। और बाहर आ रही है तो ये पता चल रहा है कि भाई गवर्नेंस के नाम पे तो ये सरकार शून्य बटा सन्नाटा है। गवर्नेंस के नाम पे तो इस सरकार के पास में कोई भी जो है प्लान्ड वे नहीं है कि हम कैसे इन चीजों को रोकें।
आप सोचिए ये कितने दुख की बात है कि एक देश जो अपने आप को बोलता है कि हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, और जो चंद्रयान जैसे मतलब इशू को लाइव टेलीविजन पे दिखाकर इतनी वाहवाही लुटी, वो देश अपने भविष्य, जो उनका आगे का भविष्य है, ऐसी पीढ़ी के सुरक्षित और एक अच्छे भविष्य निर्माण के लिए ठीक से पेपर तक आयोजन नहीं कर पा रहा है, एग्जामिनेशन तक ठीक से आयोजित नहीं कर पा रहा। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? सिर्फ एक पेपर लीक पे पहले मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए जाते, आज तो एक के बाद एक दर्जनों पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं। मंत्रियों के इस्तीफे की तो छोड़िए, मंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके के कोई घोटाला ही नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का लीक ही नहीं हुआ। वो फिर से जो है, देखिए इनका क्या है कोर कॉम्पिटेंस, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है कि सूचना के तंत्र पर नियंत्रण करना और हर चीज को डिनायल मोड पे चले जाना। क्या चाइना इंडिया में घुसा था? नहीं जी, नहीं घुसा। क्यों? मीडिया के ऊपर में पूरा कंट्रोल है, कोई इंफॉर्मेशन आया जी। एक्सीडेंट हुआ था? नहीं जी, नहीं, कोई खास एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस छोटा मोटा ही था। तो ये अभी तक इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते थे और हर चीज पे डिनायल देते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हजारों लाखों पेरेंट्स और बच्चे सड़कों पे है, और अब ये डिनायल मोड वाला काम कि नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, वो कारगर हो नहीं रहा है। तो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। और अब आप देखिए, यही एकमेव मुद्दा जो है पेपर लीक का, ये पूरी की पूरी सरकार को गिराने के लिए ये एकमेव मुद्दा काफी। सिर्फ जरूरत है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो एकजुट होकर इसके ऊपर में आवाज उठाए। आपको मैं, जुलाई का महीना आ रहा है संजय जी, एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा इतिहास की जो बहुत जरूरी है। 1863 में जुलाई 1 और जुलाई 3 के बीच में अमेरिकन सिविल वॉर में बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुआ। गेटिसबर्ग एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे ऐसा युद्ध हुआ था कि जुलाई के महीने में जैसे यहाँ बारिश होती है वहां भी बारिश होती है, हालांकि गर्मी आ जाती है वहां पे। तो जो रॉबर्ट ली, जो सदर्न स्टेट का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे आर्मी का, उनकी आर्मी पूरी फंस गई थी। एक तरफ पोटोमैक नदी थी, रिवर थी, और दूसरी तरफ जो है एक जनरल मीड यानी अब्राहम लिंकन की सेना थी, और बीच में रॉबर्ट ली की सेना फंसी। अब्राहम लिंकन ने कई बार बोला कि आप अभी खत्म करो इनको, परंतु जनरल मीड जो है उन्होंने थोड़ी मानवता दिखाते हुए नहीं मारा उस टाइम पे रॉबर्ट ली की सेना को। और 2 दिन के अंदर में बाढ़ का पानी पोटोमैक नदी में कम हुआ और मीड की सेना दूसरी तरफ भाग गई क्रॉस करके। उसके कारण 2 साल और ये अमेरिकन सिविल वॉर बढ़ा और लाखों लोग मारे गए। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पास में ये समय है, यही राइट समय है जब हम देख रहे हैं कि हर तरफ से ये सरकार घिरी हुई है और इस सरकार का बहुमत साबित नहीं हुआ है। तो ये राइट समय है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर हैं ये अभी वार करें। ये उपयुक्त समय है कि सारे के सारे इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लीडर्स को सड़क पर उतर जाने की जरूरत है। ना इस सरकार के पास में बहुमत है, ना इस सरकार के पास में जनता का कॉन्फिडेंस है, और ना ही हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये सरकार कोई बखूबी रूप से गवर्नेंस कर पाती है। तो यही उपयुक्त वक्त है। इसी वक्त पे इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं सड़क पे उतर के इनको अपना प्रतिरोध जारी करना चाहिए। सदन में तो जो करेंगे करेंगे, इनको सड़कों पे अभी उतरने का समय है। संसद से सड़क तक की जो लड़ाई है उसका ये राइट टाइम है। आगे आने वाले 3 महीने तक राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को 12वीं क्लास के बच्चों से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से वो भूख प्यास मनोरंजन सब छोड़ के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वैसी सारी चीजें छोड़ के वो सिर्फ और सिर्फ ये दिस इज द अपॉर्चुन टाइम। आप पूरी तरीके से सरकार के ऊपर में कुठाराघात कीजिए, क्योंकि यदि ये सरकार अभी गिर गई तो उसके बाद ये उठ नहीं पाएगी। अभी इनके पास में सपोर्ट नहीं है, इनके पास में नंबर्स नहीं है, बहुमत नहीं है, और ये चारों तरफ से। जी संजय जी, एक बार बताइए राजीव भाई, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास ड्रोन कैमरा है, कहीं पे कुछ होता है मैं ड्रोन कैमरे से देख लेता हूँ देश भर में। तो क्या उस ड्रोन कैमरे की बैटरी कुछ गड़बड़ हो गई, चार्ज नहीं हो पाया, या कुछ खराब हो गया है क्योंकि परीक्षा एक के बाद एक लीक होती चली गई?
प्रधानमंत्री जी ड्रोन से देख ही नहीं पाए कि कहाँ कहाँ लीकेज हो रहा है। तो ड्रोन में क्या हो गया होगा, फिर बैटरी वैटरी खराब हो गई होगी, काम क्यों नहीं किया होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का तो ड्रोन कैमरा उसी दिन खराब हो गया था जब 303 से 240 पे आ गए। ठीक है, तो ये जितने ड्रोन कैमरा और इस तरीके की जो बातचीत है, कंट्रोल, देखिए मैंने क्या बोला, इनकी खासियत क्या है, ये हर चीज में कंट्रोल को प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास में ड्रोन कैमरा है, उससे हम समस्याएं देख लेते हैं और समस्याओं का निराकरण कर देते हैं। अब कहाँ गया ड्रोन कैमरा? आपके पास कभी ड्रोन कैमरा ही नहीं था, ये तो आपकी शैली थी, नियंत्रण की शैली, जिसको आप बार बार अपनी बातों से प्रतिबिंबित करते थे। अब समझ में आ रहा है कि आपके पास में वो नियंत्रण की शैली को यदि हटा दे तो कुछ है ही नहीं, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। आप इनको किसी भी कोई भी स्तर पे ले लीजिए, मानव अधिकार सूचकांक ले लीजिए, प्रेस अधिकार सूचकांक ले लीजिए, सोशल स्टैंडर्ड ले लीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लीजिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को दूर करके इकोनॉमिक पैरिटी क्रिएट करना, ये ले लीजिए। हर फ्रंट पे ये सरकार जो है ये विफल हुई है, और ये विफल बुरी तरीके से हुई। देखिए, एक इकोनॉमिक्स में गोल्डन इक्वेशन है कि जीडीपी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, इसको गोल्डन इक्वेशन बोलते हैं। इस गोल्डन इक्वेशन के जितने भी आप यदि कंपोनेंट्स देखेंगे, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने ढलान पे, उसके बावजूद भी खूबसूरती है कि जीडीपी बढ़ रही। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है कि ये नंबरों पे जो है जिस तरीके से घोटाले करते हैं, नंबरों के जो घोटाले करते हैं, अंकों के जो घोटाले करते हैं, यही घोटाले ये रियल लाइफ में भी चीजों पे करने गए। इसलिए जब पर्चा लीक होता है तो ये बोलते कि नहीं, कोई पर्चा लीक ही नहीं हुआ है। ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो बोलते नहीं, वो एक वन ऑफ इवेंट था। हम देख रहे हैं, देखिए एक एक करके इनकी सरकार के अंडर में जितने भी आपको डिपार्टमेंट्स दिखेंगे, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसका रीजन ये है कि ना केवल ये जनता के कॉन्फिडेंस को इन्होंने खोया है, बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी ऑफिसर्स के भी कॉन्फिडेंस को खोया है। सरकारी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट भी बहुत ज्यादा नाराज हैं, सरकारी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट भी जो है काफी परेशान है। तो जो एक 100% अपने डेडिकेशन देना रहता है, 100% किसी भी कार्य को अपना जो पूरी तरीके से सर्वस्व समर्पण कर देना रहता है, उस चीज की कमी नजर आई। और यही कारण है नरेंद्र मोदी अकेले ड्रोन को लेके, नए ड्रोन कैमरा को लेके जो है इस देश के ऊपर में शासन नहीं कर सकते। 10,000 ब्यूरोक्रेट्स आपको मिले हुए हैं, आप उनकी मदद से देश को चलाते। किंतु यदि आप इन 10,000 ब्यूरोक्रेट्स के कॉन्फिडेंस को खो देंगे और आप जो है हर जगह अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर सारा नाम भी आपका और सारी बदनामी भी आपकी। देखिए, हर आदमी काम करता है, उसके दो मोटिवेशन रहते हैं, एक रहता है पैसा, दूसरा रहता है नाम। यहाँ पैसा सरकारियों का तो बंधा हुआ है भाई, यदि आप बेईमान नहीं हो तो आपका पैसा तो बंधा हुआ है। तो बच क्या गया? बच गया रिकॉग्निशन और नाम। जब उनको ये नजर आ रहा है कि हमारा रिकॉग्निशन और हमारा नाम, हमारा क्रेडिट की यही आदमी अकेला खा ले रहा है, ये नरेंद्र मोदी खा ले रहा है हमारा सारा क्रेडिट, सारा रिकॉग्निशन। हम कुछ भी जो भी काम करते हैं, लोग हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते, चाहे वो मंत्री हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो। हमारा सारा यश जो है अकेला ये आदमी बैठ के खा रहा है। तो लोगों ने क्या किया, अपने काम को कर दिया कम। बोला भैया ना हमको यश मिलेगा ना तुम्हारे को यश मिलेगा, अब तुम देखो और काम करो। तो यही हो रहा है संजय जी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी और किस तरीके से तंत्र को चलाया जाता है, लोगों से डील किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर। आप भी अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, एज ए लीडर जब कभी भी सक्सेस मिलता होगा आप अपनी टीम में बांटते हो, जब फेलियर मिलता होगा तो आप अपने ऊपर लेते हो। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फेलियर होता है तो ये सब लोगों की गर्दनें कटती है। ठीक है, और सक्सेस मिलता है तो एक आदमी खड़े होकर छाती ठोक ठोक के बोलता है मैं अकेला सब पे भारी। तो ये लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को समझ में आ गया है कि ये शैली जो है, इस शैली से आप लोगों का दिल और मन जीत नहीं सकते हो। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स ने भी, बाबू लोगों ने भी छोड़ दिया इनको इनके हाल पे कि आइए और आप काम कीजिए। इसीलिए ये इन चीजों से, छोटी छोटी चीजों से निपट नहीं पा रहे। जी संजय जी।
जो करना है वो खुद करिए, लेकिन एक चीज नहीं कर पा रहे हैं। 12-13 दिन हो गए, स्पीकर लेंस लगा के भी नहीं तलाश कर पा रहे हैं। लोकसभा का स्पीकर कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। भैया चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, नीतीश बाबू तो कह चुके हैं चलो बीजेपी को सपोर्ट कर दें, लेकिन बीजेपी में कौन होगा ये सब क्यों नहीं हो पा रहा, स्पीकर क्यों नहीं बन पा रहा, अभी तक फाइनल हो पा रहा। देखिए, इनके हर चीज के मूल में, गर्भ में, केंद्र में जो एकमेव प्रॉब्लम है वो है कंट्रोल की, नियंत्रण। नरेंद्र मोदी को जिस बीमारी ने काटा है उस बीमारी का नाम है टोटल कंट्रोल। इनको हर चीज में टोटल कंट्रोल चाहिए, ठीक है। और इनके इस टोटल कंट्रोल वाले रवैये के कारण स्पीकर भी अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है। टोटल कंट्रोल वाले रीजन के कारण ये अभी तक फ्लोर टेस्ट भी नहीं शो कर पाए। और ये टोटल कंट्रोल वाले ही जो इनका व्यक्तित्व जो है, जो इनका बिहेवियर है, ये इनको ले डूबे। सिर्फ और सिर्फ ये टोटल कंट्रोल की जो भाषा और जो बात को जो इनके दिल और दिमाग में बस गया है, वही चीज इनको काटेगा। आपकी जो पहले ताकत थी वही आज आपकी कमजोरी हो गई है। पहले आपकी ताकत थी कि आप कंट्रोल लेके विकास की बात करते थे। अब लोगों को समझ में आ गया कि ये टोटल कंट्रोल लेके विकास नहीं विनाश की बात कर रहा है। ये आदमी हर तरफ विनाश ही विनाश फैलाना चाहता है। ये अपोजिशन को चारों तरफ से उखाड़ के फेंक देना चाहता है। ये यूट्यूबर्स को चारों तरफ से उखाड़ के फेंक देना चाहता है। ये हर तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के टूल्स को कंट्रोल करके जो मैसेजिंग इसको देना है सिर्फ ये वही देना चाह रहा है, भले वो देश हित में हो या नहीं हो। तो ये टोटल कंट्रोल की जो बीमारी है, ये बीमारी इनको ले डूबेगी। या हर तानाशाह को जो है ये टोटल कंट्रोल की बीमारी ले डूबती है। इनके भी डूबने का जो कारण बनेगा वो टोटल कंट्रोल की बीमारी रहेगी। इसलिए स्पीकर नहीं अभी तक चुना गया। जी संजय जी, तो कह रहे एक चीज और नहीं हो पाई है, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक। संघ ने तैयारी करी थी कि पहले जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होगी उसी में कुछ दो हाथ हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बातचीत हो जाएगी कि भैया क्या चीज, अब डिक्टेटर साहब डिक्टेटर रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। लेकिन भाई ने संसदीय दल की बैठक ही नहीं होने दी, सीधी एनडीए की बैठक बुला ली, चुन गए खुद ही। तो ये जो बीजेपी के एमपी हैं, अगर संघ ने कुछ कहा होगा कुछ लोगों से तो वो तो बेचारे अपने दिल में रख के बैठे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हो रही है। उससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2, मोदी जी की सरकार पार्ट 1, मोदी जी की सरकार पार्ट 2, उसमें कभी एनडीए की बैठक हमने नहीं सुनी, बीजेपी की बैठक होती थी। प्रधानमंत्री जी एक तरफा संदेश बोल दिया करते थे, लेकिन अब तो लगातार एनडीए की बैठक हो रही है, वो भी राजनाथ सिंह के घर पे हो रही है। राजनाथ सिंह बेचारे जो बर्फ की सिल्ली में, कहते हैं बर्फ की सिल्ली में लगा दिया, मतलब बिल्कुल बेकार कर दिया। बेचारे वहां से सिल्ली से निकाल के झाड़ फूड़ से रखे गए, उनके घर पे एनडीए की बैठकें हो रही हैं। बीजेपी संसदीय दल का नाम नहीं हो पा रहा। ये जो बदले बदले से साहब नजर आते हैं, हमको इनकी बर्बादी के हाल नजर आते हैं। ये लाइन कुछ सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक कब होगी, क्या होगा उसमें? देखिए संजय जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये बीमार होने के पहले जो लास्ट इंटरव्यू आपके साथ मैंने किया था उसमें भी मैंने यही कहा था कि संघ का जो कहना है, जो लास्ट अपने एपिसोड में बात हुई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे कि नहीं संघ और बीजेपी एक ही और ये नाटक कर रहे। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि नाटक नहीं है, वाकई में बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है अंदर ही अंदर। और उसमें पैटर्न हम देख रहे हैं। पैटर्न क्या देख रहे हैं कि भाई पहले भागवत जी बोल रहे हैं, उसके बाद में आर्टिकल लिखा जा रहा है, उसके बाद में इंद्रेश जी बोल रहे हैं। तो ये पैटर्न जो है, ये मोदी जी बखूबी इस चीज को समझ गए थे कि संसदीय दल की बैठक हुई और मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम चुना गया है, कोई एकदम ही छोटा सा, मतलब पहली बार चुना गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होके बोल दे कि मोदी जी आप में भारतीय जनता पार्टी के हम चुने हुए लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो गिर गया है और हम चाहते हैं कि चुनाव द्वारा हमारा नेता जो है वो घोषित हो, निर्धारित हो, तो क्या रह जाती है? और उस एक को 4 लोग और अनुमोदित कर। मोदी जी उसी चीज को, उस खतरे को भांपते हुए इन्होंने सोचा कि मैं इस तरीके की समस्या को आने नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाकई में पॉसिबिलिटी थी, इस चीज की चर्चा हुई है कि क्या इनको संसदीय दल की बैठक बुला के 4-5 नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पहली बार चुने गए हैं उनसे ये क्वेश्चन कराया जाए कि नहीं, अब आप एक जो है गुप्त मतदान द्वारा जो है लीडर चुना जाएगा और वो जो लीडर होगा वही होगा पार्टी का लीडर। तो उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इन्होंने वो बैठक कराई।
ये आप इस बात को समझिए कि ऑल इज नॉट वेल विद इन आरएसएस एंड विद इन बीजेपी। ये मैं पिछले मतलब जब भी जब फर्स्ट टाइम जब स्टेटमेंट आया था तब से मैं यही बात बोल रहा हूँ मोहन भागवत जी का, कि ये सारी चीजें जो है ये इंगित कर रही हैं कि कुछ ना कुछ इनके बीच में बहुत बड़ा मतभेद चल रहा है, और मनभेद भी चल रहा है। सिर्फ मतभेद नहीं है, मनभेद भी, और वो मनभेद बहुत बढ़ गया है। तो आप इस बात को समझिए कि इस चीज की बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि यदि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती है तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती हटाया जाए। ये इन्होंने कहा था कि मैं झोला लेके आया हूं, मैं झोला लेके चला जाऊंगा, और लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये सब तो सिर्फ कहने की बातें थी, ना ये झोला लेके जाने के मूड में दिख रहे हैं, और ना ही ये किसी भी तरीके से पार्टी के अंदर में चाहते हैं कि कोई दूसरा लीडरशिप डेवलप हो। तो मुझे ऐसा लगता है संजय जी कि आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, और जैसे मैंने कहा था कि दिस इज द अपॉर्चुन टाइम, दिस इज द राइट टाइम, जब राहुल गांधी जो है हर चीज को छोड़ के, और कांग्रेस के लीडर हर चीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ संघर्ष, और सिर्फ संघर्ष की बात करें और संघर्ष करने के लिए तैयार हो। सड़कों पे रहना चाहिए इस वक्त कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को। ये समय है, यदि हरियाणा और महाराष्ट्र कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया तो आप समझिए कि इसके बाद में डाउनवर्ड स्पाइरल में पूरी की पूरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी हो चली। जी संजय। अच्छा, आप तो महाराष्ट्र ही आते हैं, हालात क्या है महाराष्ट्र में? क्या लग रहा है आपको? कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र की स्थिति क्या लग रही है आपको? देखिए, मुझे बहुत ही बड़े किसी स्रोत से पता चला है, जो आपको जान के आश्चर्य होगा। भारतीय जनता पार्टी शायद हो सकता है इस इलेक्शन में अकेले कूदे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इस इलेक्शन में महाराष्ट्र में अकेले इलेक्शन के मैदान में कूदे। तो फिर अगर ऐसा होता है तो बड़ा ही फ्रेगमेंटेड वॉर हो जाएगा। एक तरफ इंडिया अलायंस के तीनों आपको पार्टीज नजर आएंगी, दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी फाइट कर रही होगी, आपकी शिंदे जी की फाइट कर रही होगी पार्टी, आपकी भारतीय जनता पार्टी फाइट कर रही होगी, और अजीत पवार की पार्टी फाइट कर रही होगी। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंटरनली बीजेपी सर्वे करा रही है कि यदि हम अकेले मैदान में उतरते हैं इस इलेक्शन में 2024 में, तो किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि हम 110 से 125 तक की सीटों को जीत ले। इनका टारगेट जो है वो उतना ही है, 110 सीट मिनिमम जीतने का ये टारगेट कर रही है। पर जो इनको इंटरनल सर्वे में दिख रहा है, और जो ऐसा हमको भी नजर आ रहा है कि 50 से 60 सीट भी यदि भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा इनको खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरे ढलान की तरफ जा रही है। रीजन ये है कि महाराष्ट्र की जनता को समझ में आ गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लीडरशिप महाराष्ट्र में है, इन्होंने गुजरात लॉबी के सामने सरेंडर कर दिया, और ये पूरी तरीके से गुजरात लॉबी के यसमैन बन के इस राज्य को चला रहे थे। और यही रीजन था कि महाराष्ट्र के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमने देखे, जो लाखों एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते थे, वो सारे के सारे एक एक करके जो है वो उद्योग गुजरात में गए, जिसका बहुत ज्यादा क्रोध मराठवाड़ा और विदर्भा में है। ये मराठवाड़ा और विदर्भा ही कम से कम 115 के ऊपर 110-115 सीट देता है 288 में से, और यही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी है, बॉम्बे और पश्चिम महाराष्ट्र नहीं है। तो यदि इन्हीं एरिया में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि कितनी बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त महाराष्ट्र में। सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना है कांग्रेस को, कि जैसे जनरल मीड ने रॉबर्ट ली को मौका दे दिया था, और रॉबर्ट ली ने फिर से अपनी सेना गठित करके सदर्न आर्मी ने अमेरिकन सिविल वॉर में 2 साल और वॉर को खींचा था, वो चीज कांग्रेस को नहीं करने दे। कांग्रेस को अब भारतीय जनता पार्टी को एकत्रित, संगठित नहीं होने देना है, ना केवल महाराष्ट्र में बल्कि हरियाणा और जहां जहां पे भी ये कमजोर हो रहे हैं। आई एम श्योर इनके पास में बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, मैं तो जानता नहीं हूं,
राहुल गांधी हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड लेके चलते, ऐसा मतलब एक टोली उनके साथ काम करती थी। आई एम श्योर अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट उनके पास होंगे, पर अभी आज की डेट में जो है वो एक में इनका जो एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि किसी भी तरीके से जो ये बिखर गए हैं इसको संगठित वापस नहीं होने। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत मजा आएगा आने वाले कुछ दिनों में, हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप बीमार थे तब भी आपने समय दिया, आभार, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, और ये हम लोग बात कर रहे थे कि देश की राजनीति आखिर क्या दिशा में जा रही है, और राजीव रंजन जी ने बड़ा खुलासा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। अब ऐसी खबरों के बाद शिंदे साहब का, अजीत पवार का क्या होगा अल्लाह मालिक, लेकिन ये बात सही है कि दिन तो साहिब के भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।